तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्मशान भूमि बोलो या दफन भूमि बोलो, ये मिलना ही चाहिए। तो अगर लोगों को कुछ चीजें मिल नहीं रही है तो यहाँ के सत्ताधारी पिछले और आज के, ये दोनों पार्टी की नाकामी है। जैसा मैंने आपको आगे कहा था कि इन चुनावी माहौल में जो विकास के खोखले दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर मैं जरूर सच्चाई खोलूंगा। तो ये सच्चाई का ये नमूना भ्रष्टाचार का नमूना सर्वधर्मी दफन भूमि है, जिसको न पिछले सत्ताधारियों ने पब्लिक को हवाले किया, न अब के सत्ताधारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी रोटियां सेकने के लिए की जा रही है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। अब यहाँ एक चीज है कि बहुजन विकास आघाड़ी के लिए अपना वोटर बैंक, मुस्लिम समाज को ज्यादा फायदा होने वाला है, तो एक वोटर बैंक है। और वोटर बैंक होने की वजह से, हालांकि किसी समाज ने ये मांग नहीं की थी कि हमें ये दफन भूमि दो, उनकी मांग ये थी सिर्फ जमीन जो है हमें हस्तांतरित कर दो ताकि हम अपना कब्रिस्तान वहां डेवलप करें। लेकिन महानगर पालिका, चूंकि बहुजन विकास आघाड़ी के पास महानगर पालिका, बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में थी, और सत्ता में होने की वजह से बहुजन विकास आघाड़ी ने ये वादा किया कि हम यहाँ आपको कब्रिस्तान डेवलप करके ही देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में वसई विरार की दोनों ही मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे बहुजन विकास आघाड़ी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है। दोनों अपने अपने विकास काम का दावा कर रही है कि हमने विकास किया, हमारा विकास शुरू है। लेकिन आपको आज मैं एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसमें इन दोनों ही पार्टियों के विकास के दावे का पोल हम लाइव खोलेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान समीर वर्तक जो कांग्रेस पार्टी से वो है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दरअसल जिस जगह पर हम है, यह जगह है सन सिटी घास रोड की, जहां पर प्रस्तावित सर्वधर्मी दफन भूमि बनने वाला था, जो आधा अधूरा ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। ये प्रस्तावित सर्वधर्मी दफन भूमि बहुजन विकास आघाड़ी की नाकामी है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बुरा, सबसे गलत एक कदम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो हम सविस्तार चर्चा करते हैं समीर वर्तक से। समीर भाई, सर्वधर्मी दफन भूमि, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से यह मामला शुरू हुआ, और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि यह सर्वधर्मी दफन भूमि है, लेकिन इसको कब्रिस्तान करके बुलाया जाता है, और उसके बाद में काफी कुछ राजनीतिक माहौल होता है। क्या कहना है? सबसे पहले आपने इस सब्जेक्ट पे बात छेड़ी है, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद बोलता हूं। अभी ये जो दीवानमान में सर्वे नंबर 176 और 177 में जो सर्वधर्मीय दफन भूमि का जो यहाँ पर नियोजन है, ये पूरा का पूरा अधिकृत है। 2001 से 2021 तक वसई विरार का जो डेवलपमेंट प्लान है, वो डेवलपमेंट प्लान में ये पूरा जमीन बरियल ग्राउंड करके मेंशन है, यहाँ पर आरक्षित है। तो ये सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा अधिकृत है, ये पहली बात बताता हूँ। और ये सर्वधर्मीय दफन भूमि है, ये सारे लोगों के लिए है। सर्वधर्मी में मैं आपकी बात काटता हूँ, 5 समाज है। मुस्लिम समाज में बात करें तो मुस्लिम समाज में मुस्लिम शिया समाज, मुस्लिम सुन्नी समाज, मुस्लिम बोहरी समाज, उसके बाद में कैथलिक समाज, और 5वां लिंगायत जो हिंदू समाज से आता है। कैथलिक में भी रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट कैथलिक, ऐसे 2 है उनमें। उनके लिए 5 एकड़ दी हुई है, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ है, उनके लिए दफन भूमि की जगह नहीं। खास करके बात करें अगर हम यहाँ शिया समाज की, तो शिया समाज की यह हालत है कि उनकी मैयत को या तो मुंबई ले जाना पड़ता है या तो गुजरात ले जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। और यहाँ पर यह आरक्षित होकर इसको डेवलपमेंट के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ने जो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बनाया, उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। तो सिंपल बताता हूँ, इसकी मैं आपको पार्श्वभूमि बताता हूँ। 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब ये एक जीआर निकला। वो जीआर में मेंशन था कि किसी भी गांव में अगर 500 और 500 के ऊपर अल्पसंख्यक समाज की आबादी रहेगी, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 20 गुंठा जमीन मिल जाएगी करके। ये जीआर है गवर्नमेंट का 1989 का। उसके बाद वसई तालुका में एक बसीन तालुका मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी बनी। वो
1989 से इसके ऊपर काम कर रही थी कि मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए जगह मिले। वो लगातार काम करते करते उनको सारे पार्टियों के लोगों ने आश्वासन दिया था, सारे। बाद में आपको बताता हूं कि 2011 में, दिसंबर 2011 में एक करीबन 15,000 मुस्लिम नागरिकों ने वसई तहसीलदार कार्यालय में मोर्चा निकाला था कब्रिस्तान के लिए। और वो कब्रिस्तान का मोर्चा तभी के एमएलए विवेक भाऊ पंडित के नेतृत्व में हुआ था। ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि तत्कालीन एमएलए विवेक भाऊ पंडित थे, जिनके समय में मोर्चा निकला और उस मोर्चे का ये असर हुआ कि उन्होंने चाहे मोर्चे का दबाव कहे या वास्तव में जनता के लिए काम किया और सरकार से ये सर्वधर्मी दफन नहीं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा काम बसीम तालुका मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी का है, मिल नहीं रहा था, इसके लिए उन्होंने मोर्चा निकाला था। मोर्चा का नेतृत्व तत्कालीन आमदार विवेक भाऊ पंडित ने किया था। समन्वय उन्होंने, ये दिसंबर 2011 की बात बता रहा हूं, तभी वो मोर्चा में हितेंद्र ठाकुर नहीं आए थे। उसके बाद आपको बताता हूं कि बसीम तालुका मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट खलील शेख मुझसे अप्रोच हुए कि कांग्रेस की तरफ से भी इसमें हमें सपोर्ट चाहिए। तो 1 जुलाई 2013 से 3 जुलाई 2013 तक मैं खुद मेरे कुछ युवक कांग्रेस के साथियों के साथ 3 दिन का अनशन किया था। तभी के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान सर, उन्होंने बसीम तालुका मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी की मांग और मेरे उपोषण को सपोर्ट करते हुए इमीडिएट तभी के कलेक्टर और कमिश्नर इनको ऑर्डर दी थी कि जल्द से जल्द ये मसला सॉल्व होना चाहिए। मैं आपकी बात फिर से काटता हूँ, 2011 में शासन ने मंजूरी दे दी थी। नहीं, मंजूरी तो 1989 की है, आप देख के चले। लेकिन यहाँ पर तभी अपना ठाणे जिला था और बसीम तालुका वसई विरार का महानगर पालिका कार्यालय था, वो लोग दे नहीं रहे थे। तो मेरे उपोषण के बाद आपको बताता हूँ, पृथ्वीराज चौहान सर ने कलेक्टर और कमिश्नर को ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको देता हूं। ऑर्डर निकाला था, वो ऑर्डर के बाद हमारी मंत्रालय के 7वें माले पे, जहां पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, हमारी 6 मीटिंगें हुई। ये मेरे उपोषण के पहले ये नवघर मानिकपुर में जो 5 गांव है जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहीं पर भी जमीन नहीं करके मेंशन था। उसके बाद आपको बताता हूँ, सब बाद में पता चला कि बरियल ग्राउंड के लिए यहाँ पर आरक्षित जमीन है। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को बताया कि हम यहाँ पर दीवानमान में 176 और 177 सर्वे नंबर पे सर्वधर्मीय दफन भूमि बनाएंगे। ये आरक्षण कब डाला गया? 2001 से 2021 का डेवलपमेंट प्लान है। हाँ, बराबर। मेरे को जहां तक मालूम है वो 2005 में ये मंजूर हुआ था। 2007 में और महानगर पालिका ने वही आरक्षण, वो एक्चुअली नगर परिषद के हिसाब से मंजूर हुआ था। हाँ। लेकिन 2009 में महानगर पालिका बनी तो उसी को आगे कंसीडर किया, पूरे वसई विरार तालुका का था। हाँ। तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि 2014 में यहाँ पर बाउंड्री का काम चालू हो गया था। फिर कुछ लोगों ने कंप्लेन किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित लवाद में। तो उसके बाद पता चला कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने परमिशन ही नहीं ली थी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की। इसके लिए उनको यहाँ बनी दीवार 2017 में तोड़ने लगी। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियली एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो एमसीजेड में है वहां की परमिशन ले ली। उससे पहले आपको बताता हूं कि यहीं पे रहने वाले हमारे कल्लन खान है, जिनकी केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके माध्यम से 2019 के मार्च में उन्होंने 6-7 दिन का उपोषण किया था। आपको बताता हूं, उपोषण छुड़वाने के लिए तभी के बीजेपी के एमपी राजेंद्र गावित आए थे। तो ये सर्वधर्मीय दफन भूमि बनाने के लिए बीजेपी के राजेंद्र गावित जी का भी सहभाग है। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि उसके बाद मैं आपकी बात थोड़ा रुकता हूँ चर्चा को, उसके पहले कुछ चीज दर्शकों को और बता दूं। हाँ। जैसा इन्होंने अभी बताया, पूरी जानकारी दी कि 2014 में ये बनाया गया। अब यहाँ एक चीज है कि बहुजन विकास आघाड़ी के लिए अपना वोटर बैंक, मुस्लिम समाज को ज्यादा फायदा होने वाला है, तो एक वोटर बैंक है। और वोटर बैंक होने की वजह से, हालांकि किसी समाज ने ये मांग नहीं की थी कि हमें ये दफन भूमि दो, उनकी मांग ये थी सिर्फ जमीन जो है हमें हस्तांतरित कर दो ताकि हम अपना कब्रिस्तान वहां डेवलप करें। लेकिन महानगर पालिका, चूंकि बहुजन विकास आघाड़ी के पास महानगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में थी,
और इस सत्ता में होने की वजह से बहुजन विकास आघाड़ी ने ये वादा किया कि हम यहाँ आपको कब्रिस्तान डेवलप करके ही देंगे। तो डेवलप करके देने के नाम पर उन्होंने महानगर पालिका में प्रस्ताव डाला, महानगर पालिका में प्रस्ताव पास होकर यहाँ एक सुरक्षा भींत बनाई गई 2014-15 में। और 2014-15 में वो सुरक्षा भींत बनाई गई जाने के बाद में, जैसा अभी इन्होंने आगे बताया कि कुछ लोग जिनको यहाँ आपत्ति थी, उन्होंने इसमें क्या फॉल्ट है वो निकालना शुरू किया। तो एक चीज ये मालूम पड़ा कि ये जमीन जो है वेटलैंड अंतर्गत आती है और वेटलैंड के हिसाब से सीआरजेड का परमिशन लाना था, वो महानगर पालिका ने नहीं लिया था और महानगर पालिका ने बिना सीआरजेड के परमिशन के ही यहाँ बांधकाम कर दिया था। तो उनको ये मौका मिला, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस दायर किया और केस के बाद में वहां पर सुनवाई के अंतर्गत फिर से एक पॉइंट वाली बात यह है कि वहां सुनवाई के अंतर्गत जब वहां ये सवाल आया कि आपने बिना परमिशन के भीत कैसे बांधी, तब सामने से यह कहा गया कि हम भीत तोड़ देंगे, दीवार को हम तोड़ देंगे। कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं था कि आप दीवार को तोड़ो, लेकिन सामने से महानगर पालिका के तत्कालीन प्रतिनिधि जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा हम वो भी आपको बताता हूँ कि तभी के डिप्टी मेयर उमेश नाइक ने खुद ने एफिडेविट दिया था। तो एफिडेविट की वजह से कोर्ट ने उसको कंसिडर करके ऑर्डर पास किया कि ये तोड़ो। अब वो तोड़ने का ऑर्डर था। उसके बाद 2017 में महानगर पालिका का पूरा लवाजमा यहाँ आया और तोड़क कार्यवाही हुई। उसके पहले पॉलिटिकल गेम हुआ, एक रात में यहाँ एक मैयत को दफनाया गया जो आज तक भी है, लेकिन फिर भी वो तोड़क कार्यवाही हुई। उसके बाद में फिर जैसा समीर जी ने बताया कि उसके बाद में फिर दोबारा आंदोलन हुए, तब यहाँ पर तत्कालीन आयुक्त 2020 में आए थे गंगाधरन जी ने, उन्होंने सीआरजेड की परमिशन लाकर इस ग्राउंड को फिर से सर्वधर्मी दफन भूमि के लिए डेवलप करने के लिए जो नियम में बैठता था उस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया। और बताता हूँ 2021 के जून में एमसीजेडएमए ने क्लियर परवानगी दी थी। उसके बाद दिसंबर 2021 में टेंडर निकाला गया महानगर पालिका की तरफ से और फिर बाद में यह काम चालू हुआ। लेकिन क्या 2021 में कोविड आ चुका था और कोविड की वजह से तब तक भी एक बहुजन विकास आघाड़ी हालांकि सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर ये इलेक्शन का एक उनको उम्मीद था कि इलेक्शन कभी लग सकते हैं, इलेक्शन लग सकते हैं, और वो यहाँ पर अपना क्रेडिट लेना चाहती थी। उस वजह से कहीं ना कहीं उसको सौंपा नहीं गया और उसका काम लटका के रखा। बाद में 2023 में ये बनकर ये दीवार जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। और अब खेल दूसरा शुरू हुआ दूसरे पक्ष की तरफ से। जो लोग यहाँ पहले इसका विरोध कर रहे थे, उनके विरोध के पीछे कई कारण है। यहाँ आसपास बड़ी रहवासी सोसाइटी, और कहीं ना कहीं अगर ये सर्वधर्मी दफन भूमि यहाँ डेवलप होता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो बिल्डिंग है वो शायद उनका रेट डाउन हो जाए, लोग यहाँ कब्रिस्तान देखकर, दफन भूमि देखकर घर ना खरीदे। तो उनका ऐसा सोचना है। उसके दबाव में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर इस चीज को उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2023 जनवरी में 2024 फरवरी में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करके इसके काम को रुकवा दिया और तब से ये बंद पड़ा है। तो यानी कि जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुजन विकास आघाड़ी ने क्रेडिट लेने के हिसाब से इसको रोक के रखा, दिया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इसको बनने नहीं दे रही है। दोनों ही जो पक्ष है ये विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, ये सर्वधर्मीय दफन भूमि, क्योंकि जिंदगी का अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु के बाद जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वही सुविधा का ये उदाहरण है। आपको बताता हूं कि सर्वधर्मीय सारे लोगों के लिए ये बन गया है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ सुना कि यहाँ पर पालक मंत्री गणेश नाइक जी आए थे, तो उन्होंने कुछ बोला है कि इसी ये जो 1566 एकड़ की जमीन है, इसमें कुछ 500, 600 या 700 एकड़ जमीन सर्वधर्मीय लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए देने का ऐसा कुछ पेपर में मैंने पढ़ा है। तो अगर आप सर्वधर्मीय लोगों को मानते हैं तो ये दफन भूमि भी जल्द से जल्द चालू होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मांग है। क्योंकि आपको बताता हूं, जब कोविड का मामला आ गया था तभी आपको पता है कि कितनी मुश्किलें आई थी, और आज ये तालुका में कुछ चीजें की कमतरता है, उसमें दफन भूमि की भी बहुत ज्यादा कमी है। मैंने आगे ही बताया कि शिया समाज जो है उनको, उनकी कोई मैयत होती है तो या तो मुंबई ले जाना पड़ता है, अगर मुंबई नहीं ले जा सकते तो गुजरात ले जाना पड़ता है। उनके साथ ये परिस्थिति है। नहीं, उसी समय आपको बताता हूँ कि जो बिलीवर्स कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट कैथलिक है, उनके लिए भी यहाँ पर दफन भूमि है नहीं, उनको भी मुंबई लेके जाना पड़ता है। तो क्या सिर्फ राजनीति के चक्कर में, पब्लिक के
इस तरह के इतने बड़े पब्लिक की जो भूमि है उसको रोके रखना सही है गलत है। और राजनीतिक रूप से अब चुनाव आपको आने वाले बताता हूँ, पिछले साल मार्च महीने में मैंने खुद ने 3 दिन का अनशन किया था, जिसमें हमारे 69 विलेजेस को पीने का पानी मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह सर्वधर्मी दफन भूमि जल्दी चालू होना चाहिए। इसके लिए हमने खुद ने प्रयास किए हैं। हमारे तत्कालीन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले सर ने हाउस में भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन आपको बताता हूँ कि पिछले जो कमिश्नर है वो कमिश्नर सिर्फ भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे और उनको लोगों का कुछ काम नहीं करना था। मुझे ऐसा पता चला कि 2023 के मई महीने में वो कमिश्नर को कुछ पुरस्कार मिला था राज्य सरकार का, तो उन्होंने अपने बायोडाटा में स्पष्ट लिखा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वधर्मीय दफन भूमि बना दी है करके। इसके ऊपर उन्होंने राज्य शासन का पुरस्कार भी लिया है। ये बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अब आखिरी सवाल बात है, क्योंकि चुनावी माहौल है, ये सर्वधर्मी दफन भूमि का आपको क्या लगता है, चुनाव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? और क्या एक कांग्रेस पार्टी आप किस तरह से अभी चुनाव में किसके साथ जाने वाले हो, इसको आप किस तरह से लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर? देखिए, एक आपको बात बताता हूँ, लोगों की सुविधा जैसे अच्छे रास्ते चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लोगों को अच्छा माहौल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्मशान भूमि बोलो या दफन भूमि बोलो, ये मिलना ही चाहिए। तो अगर लोगों को कुछ चीजें मिल नहीं रही है तो यहाँ के सत्ताधारी पिछले और आज के ये दोनों पार्टी की नाकामी है, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये मिलना चाहिए करके मैं खुद ही प्रयास कर रहा हूँ, तो हमको देना ही है ये। तो ये हमारी मुलाकात आज के लिए यहीं पे पूरी करते हैं। हमने एक खुलासा किया, जैसा मैंने आपको आगे कहा था कि इन चुनावी माहौल में जो विकास के खोखले दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर मैं जरूर सच्चाई खोलूंगा। तो ये सच्चाई का ये नमूना, भ्रष्टाचार का नमूना सर्वधर्मी दफन भूमि है, जिसको न पिछले सत्ताधारियों ने पब्लिक को हवाले किया, न अब के सत्ताधारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी रोटियां सेकने के लिए की जा रही है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जाते जाते इतना कहूंगा, जिंदा इंसान अपना कहीं पे भी बंदोबस्त कर देगा, एक पेड़ के ऊपर मचान बनाकर भी रह लेगा, लेकिन मुर्दे इंसान को कहीं ना कहीं हमको उसको डंप करना पड़ेगा। अगर वहां डंप नहीं किया तो वो हमारे अपने लिए नुकसानदायक होगा, हमारे मनुष्य जाति के लिए नुकसानदायक होगा। ये समझकर भी कहीं ना कहीं इस तरह का नियोजन होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। समीर जी हमारे साथ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।